बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। रेडियो जल मित्र तरुश्री और मैं रेडियो जल मित्र शिवम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज की कड़ी में हमारे साथ हैं देहरादून से डॉक्टर हिमानी पुरोहित जी, जो एक वैज्ञानिक और सदस्य हैं हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की। आज हम उनसे 175 जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण से उठी बायोडायवर्सिटी के विषय में बात करेंगे। डॉक्टर हिमानी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। मैम, आप एक वनस्पति शास्त्री हैं, फिर भी आप जल संरक्षण के कार्य में कैसे जुड़ी? पेड़ों की प्रमुख भूमिका वर्षा जल में है। आप यह बताएं कि पेड़ पहले या पानी पहले? जी, एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद हिस्को संस्थान जो देहरादून पर बेस्ड है के साथ जुड़ गई, जो कि पिछले 40 वर्षों से प्रकृति संरक्षण का कार्य कर रही है और वो देश दुनिया में कई सफल उदाहरण भी पेश कर चुकी है। वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि और जब मैं गांव-गांव जाने का मुझे मौका मिलता है हिस्को के द्वारा, तो वहीं से मुझे पानी के महत्व को भी समझ आया, क्योंकि मैंने गाँव को बहुत नजदीकी से देखा और देखा कि पानी पर वो कैसे निर्भर है। तो जल संरक्षण के अहम कार्य से वहां से मेरा जुड़ना प्रारंभ हुआ और मैं इस कार्य को लगातार आज तक करती आ रही हूँ। अब ये सवाल उठता है कि पहले पानी आया या पेड़ आया, ये तो एक डिबेट का विषय है, मगर मेरा मानना है कि पहले पानी आया, वृक्ष बाद में आए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब हम वृक्ष लगाते हैं और अगर उस स्थान पर पानी की उचित व्यवस्था ना हो तो सर्वाइवल आपका वहां पे होना नामुमकिन होता है किसी भी वृक्ष का। मगर यदि किसी स्थान पर पानी हो या वहां पे हम पानी को संरक्षित करते हो या उस जगह पर नमी बनी रहे हो, तो प्राकृतिक रूप से ही वहां पे वनस्पतियां देखने को मिलती है कि उग जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि पहले पानी आया है और इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने जल का संरक्षण करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बायोडायवर्सिटी में भी फायदा होगा। जी मैम, ये बताइए कि आसन की सहायक नदी हिस्को नदी के बारे में बताइए। इस पर आपने क्या कार्य किए और उसका क्या परिणाम रहा? जी, ये एक हिस्को का बड़ा सफल प्रयोग है जो कि काफी चर्चा में भी रहा है। हिस्को ने वर्ष 2010 में आसन नदी है, देहरादून में स्थित है, उसकी एक सहायक नदी है, क्योंकि कोई भी बड़ी नदी कई सहायक नदियों से मिलके बनती है। तो आसन नदी की वापसी के लिए हम लोगों ने एक प्रयोग की शुरुआत करी। इस नदी का जल स्तर धीरे धीरे समाप्त की ओर था, तो हमें लगा कि ये, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था, हम लोग वहीं पे रहते थे, तो हमें लगा कि हम इसको कैसे पुनर्जीवित करते हैं। तो हिस्को ने इस मुहिम की प्रारंभ किया 2010 में और नदी का जो कैचमेंट एरिया था हमने उसको आइडेंटिफाई किया। लगभग हम लोगों ने 44 हेक्टेयर एरिया का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जब पूरे कैचमेंट में लगभग हमने 9000 जल छिद्र बनाए, जिसे हम ट्रेंचेस भी कहते हैं, कुछ परकोलेशन पॉन्ड बनाए, गैबियन चेक डैम बनाए, गली प्लगिंग की और प्लांटेशन हम लोगों ने वहां पे किया। तो जो भी जल होता था वहां संरक्षित होता था और यह वर्षा के जल को संरक्षित करने का विज्ञान भी है और यह नियम भी कहता है कि प्रकृति के विज्ञान को प्राकृतिक तरीकों से ही किया जाना चाहिए। वर्षा का पानी इन जल छिद्रों में एकत्रित होता है और वो हमारी जल धाराओं को, नदियों को, स्ट्रीम्स को रिचार्ज करने में सहायक होता है। जब हमने इसमें पूरे ट्रीटमेंट कर लिया तो धीरे धीरे हमारे नदी का जल स्तर बढ़ने लग गया। शुरुआती दौर पे जब हम लोगों ने इसका नदी का डिस्चार्ज लिया था तो 100 लीटर पर सेकंड था और आज की तारीख में ये 900 लीटर पर सेकंड हो गया है, जो कि हमें तुरंत अंतर दिखाई देता है। और नदी खत्म हो गई थी
उसको पुनः जीवित हमने किया। इस क्षेत्र इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की फूड चेन भी वापस आई। जहां एक और पानी आया वहीं हिरन, तेंदुआ, पोर्कोपाइन, वाइल्ड बर्ड सभी वहां लौट आए। लगभग 175 बर्ड स्पीसीज भी वहां लौट आई। जी। और इसी क्षेत्र में सबसे बेस्ट साल का नेचुरल रीजनरेशन भी हुआ। हमें ये समझना होगा कि पानी की वापसी का मतलब केवल पानी की वापसी आना नहीं है बल्कि पूरे जीवन चक्र का वापस आना है। और एक और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आजकल जैसे देखने को मिल रहा है कि पूरे उत्तराखंड में खासकर ये जंगल की आग का प्रकोप है। तो जिस क्षेत्र में हम इस तरीके से जल छिद्र बनाते हैं, वर्षा के संरक्षण की बात करते हैं, उस क्षेत्र में हमको देखने को मिला है कि वहां पे ये जंगलों की आग नहीं लगती। खुद इसका एक उदाहरण हमारा क्षेत्र है जहां पे हमने नदी को पुनर्जीवित किया है। जी मैम, आपके कार्यों से ट्राइबल समाज में और बायोडायवर्सिटी में क्या परिवर्तन आए हैं? जी हाँ, मैं पिछले मेरा शुरुआती दौर ट्राइबल कम्युनिटी के साथ ही जुड़ा और मैं उस समुदाय के साथ मिलकर ही कार्य करती हूँ। तो हम लोगों को लगा कि क्योंकि हमारे ये सुदूर क्षेत्रों में हमारी ट्राइबल कम्युनिटी अक्सर बॉर्डर एरियाज में रहती है, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोलॉजी को तो कंजर्व करती है, हमारी धरोहर को संजोए रखती है। तो हमें लगा कि हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को साथ लेकर के इनके साथ कार्य करते हैं। तो हमने सुदूर क्षेत्रों में कुछ मॉडल विलेज ट्राइबल के लिए क्या मॉडल होने चाहिए, उनकी जो प्रायोरिटी है, जो गैप एरियाज है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए मॉडल विलेज क्रिएट करें। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ कि जौनसा ट्राइब्स के साथ अभी हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। वहां पर हमने कुछ किसानों के साथ मिलकर के लगभग 62 किसान आज हमारे साथ उसमें जुड़े हुए। इस कार्य में हम लोगों ने बागवानी में कार्य किया। तो उसमें कहीं ना कहीं जल संरक्षण भी हमारा जुड़ा, बागवानी भी जुड़ी, इकोलॉजी भी जुड़ी और इकोनॉमी साथ जुड़ी। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए किया। तो आज उनकी इकोलॉजी तो जिस तरह बढ़ रही है, साथ साथ उनकी इकोनॉमी में भी बागवानी को लेकर के उनकी बढ़ोतरी भी। क्योंकि हमारे पहाड़ों में देखने को आया है कि जब हम बागवानी या खेती से जुड़े काम करते हैं तो जंगली जानवरों का बड़ा प्रकोप होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने वहां पे व्यवस्था करी कि वो हमारे बागवानी को नुकसान ना पहुंचाए। हमने उसके चारों तरफ वाइल्ड फ्रूट पार्क बनाया कि जंगली जानवर हमारे हैबिटेट में वो अटैक ना करे, उनको वहीं पे जंगली फ्रूट मिल जाए। तो इस तरीके से हमने किया तो पूरी बायोडायवर्सिटी उस क्षेत्र की चेंज आ गई, जहाँ इकोलॉजी हमारी बढ़ी, इकोनॉमी भी हमारी बढ़ी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्राइबल क्षेत्र में कार्य किया। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमानी, आप हमसे जुड़ी और आपने अपने विचार, अपने अनुभव हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। श्रोताओं, ये थी जल योद्धा डॉक्टर हिमानी पुरोहित। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र तरुश्री और मैं रेडियो जलमित्र शिवम BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। हमारा नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम।